नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज रिंगस की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं भीमराज मीणा। अपन इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास को जानने के स्रोतों की आदि की चर्चा कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का समय कितना है। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के समय की चर्चा की थी और सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात अपन ने ली थी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसी तरह से वैदिक सभ्यता का समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यह संपूर्ण वैदिक सभ्यता का समय है और वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, दो भाग कौन कौन से हैं। तो वैदिक सभ्यता के दो भाग, पहला है, या तो आप इसे कह दीजिए पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता, या फिर अपन इसी को कह सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। और इसका समय लिया जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा वैदिक सभ्यता का जो पार्ट है उसे अपन कहेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। और इस उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय है वो दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता का, संपूर्ण वैदिक सभ्यता का समय अपन ने लिया 1500 से 600 ईसा पूर्व, और दो भागों में अपन ने इसको डिवाइड किया। एक है पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता, जिसे आप ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता भी कह सकते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता अथवा ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब दोस्तों, ये तो हुई वैदिक सभ्यता का समय। अब दूसरी बात आती है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे अथवा वैदिक सभ्यता किसने बसाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसी को कह सकते हैं अपन उत्तम कुल में जन्म लेने वाला। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य है, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा उत्तम कुल में जन्म लेने वाला। अब विद्वानों में यह मतभेद है कि क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे अथवा अन्य किसी स्थान से आकर इन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आर्य, देखें, कुछ मत है जिनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान निर्धारित किया गया है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, इस पुस्तक में पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान ध्रुवों को बताया है। उन्होंने अपने तर्क के पक्ष में कहा कि आर्यों के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में लंबी रात्रि और लंबे दिन का उल्लेख है, और आप जानते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात्रि और 6 महीने के दिन होते हैं। इसी तरह से इस बाल गंगाधर तिलक ने इस आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान ध्रुवों को माना है। विशेष आप कह सकते हैं अंटार्कटिक प्रदेश अथवा
उत्तरी ध्रुव, यहां से इन्होंने कहा कि आर्य ध्रुवों की तरफ से भारत की ओर आए और भारत में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता का निर्माण इनके द्वारा किया गया। दूसरा विद्वान अपन लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत को मानते हैं। शारीरिक आधार पर, शारीरिक ढांचे अथवा बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे। पेंका एमहर्ट, इन्होंने जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, जबकि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है मैक्स मूलर। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैक्स मूलर की एक पुस्तक है द सेक्रेड ऑफ ईस्ट। इस आधार पर देखिए, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है और यही सर्वाधिक मान्य मत भी माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए। मध्य एशिया में एक एशिया माइनर में बोगज कोई नाम का एक शिलालेख प्राप्त होता है और इस बोगज कोई शिलालेख का समय 1400 ईसा पूर्व है और इस बोगज कोई शिलालेख में 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते, नास्ते को आप अश्विन देवता के नाम से भी कह सकते हैं, इन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस आधार पर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। इसके अलावा अविनाश चंद्र पांडे, पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने भी अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो आर्यों के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत लिया जाता है वो सिद्धांत है मैक्स मूलर का, और मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। और सर्वप्रथम देखिए, आर्यों ने मध्य एशिया से आकर भारत में जिस स्थान को अपना मूल निवास स्थान अथवा मूल स्थान बनाया, जहां इन्होंने सर्वप्रथम भारत में निवास किया, वो था सप्त सेंधव प्रदेश। तो सर्वप्रथम आर्य भारत में कहां निवास करने लगे? सप्त सेंधव प्रदेश, और सप्त सेंधव प्रदेश वर्तमान नाम पंजाब। यहां आर्यों ने अपना निवास स्थान बनाया। अब बात आती है कि वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो स्वयं वेद। यह वैदिक सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है और इस विद धातु का अर्थ होता है जानना, अर्थात ज्ञान। तो वेद का शाब्दिक अर्थ अगर निकाले तो वेद संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान। दूसरी बात अपन करते हैं, देखिए वेद संख्या में 4 होते हैं और कौन कौन से होते हैं देखिए। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आ जाए कि वैदिक संहिता का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वैदिक संहिता का सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और वैदिक संहिता का सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो वैदिक संहिता का सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। दूसरा देखते हैं ऋग्वेद, जिसमें
10 मंडल और 1028 सूक्त है। सामवेद जो कि प्राचीन भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, अर्थात गान प्रधान वेद कौन सा है? सामवेद है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है, अर्थात यजुर्वेद प्राचीन भारतीय कर्मकांड प्रधान वेद माना जाता है। अथर्ववेद में वशीकरण मंत्र, जादू टोना और औषधियों का उल्लेख है। तो ये 4 वेद है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता या फिर दूसरा नाम आप दे सकते हैं श्रुति। तो चारों वेदों को मिलाकर संहिता अथवा श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में इनको केवल सुनाकर पहुंचाया गया, इसलिए इनको श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। और ऊपर के 3 वेद अथर्ववेद को निकाल देने के बाद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, वेदों को अपौरुष में भी कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं हुई है, अतः इन्हें अपौरुष में भी कहा जाता है। तो ये तो हुई वैदिक सभ्यता से संबंधित मोटी मोटी जानकारी। अब अपन बात करते हैं वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता के एकदम विपरीत है। अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था। एक बात, अर्थात पिता या फिर आप कह सकते हैं कि परिवार का वयोवृद्ध पुरुष मुखिया होता था। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, व्यावसायिक एवं पशुपालन पर आधारित सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण, पशुचारी सभ्यता थी। अर्थात प्रारंभ में आर्यों का जो जीवन था वो घुमक्कड़ था। तीसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने अध्ययन किया कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा और घोड़ा इन दोनों से अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग घोड़े एवं लोहे से परिचित थे। हालांकि कुछ स्थान पर अपन ने पहले भी इनकी चर्चा की है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी घोड़े के अवशेष मिलते हैं। जैसे लोथल और सुरकोटड़ा की बात करें तो लोथल से तो घोड़े की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, जबकि सुरकोटड़ा से घोड़े का एक पूरा का पूरा जबड़ा प्राप्त होता है। तो कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भी संभवतः घोड़े से परिचित रही होंगी। तीसरी बात, चौथी बात लेते हैं, वैदिक सभ्यता में गाय लेन देन का माध्यम थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रचलन में था। यहां पर गाय लेन देन का माध्यम थी।
अर्थात मूल्य की इकाई गाय थी। ये वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अब आगे देखते हैं और सर्वप्रथम अपन लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का अपन ने समय लिया था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब अपन इसकी 4 स्थितियों का अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम जो स्थिति होगी वो स्थिति अपन लेंगे राजनीतिक स्थिति। दूसरी स्थिति का अध्ययन करेंगे वो होगी सामाजिक स्थिति। तीसरी स्थिति लेंगे धार्मिक स्थिति और चौथी स्थिति का अध्ययन करेंगे आर्थिक स्थिति। तो सर्वप्रथम अपन ऋग्वैदिक कालीन अथवा पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो अपन बात करेंगे राजा के। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वैदिक कालीन अथवा पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। तो वंशानुगत नहीं था तो आप यह भी तो कह सकते हैं कि संभवतः राजा का चुनाव होता होगा। दूसरी बात, राजा इस काल में निरंकुश नहीं था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए 3 संस्थाएं मौजूद थी। तो राजा पर 3 संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। और ये 3 संस्थाएं देखिए कौन कौन सी थी। राजा पर नियंत्रण रखने वाली 3 संस्थाओं का नाम है, सर्वप्रथम लेंगे विद्वत, दूसरा लेते हैं सभा और तीसरी बात करेंगे समिति। ये 3 संस्थाएं ऐसी थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में विद्वत का 122 बार उल्लेख है, सभा 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। अर्थात आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी वो थी विद्वत। या आप यूं कह सकते हैं कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विद्वत है। दूसरी महत्वपूर्ण जो है वो है समिति, तीसरी महत्वपूर्ण है सभा। विद्वत और सभा में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। अर्थात विद्वत और सभा में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। उत्तर वेद काल में चलते चलते विद्वत का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन उत्तर वेद काल में सभा और समिति का अस्तित्व मौजूद था। इसका उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो दोस्तों 3 संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, विद्वत, सभा, समिति। विद्वत का उल्लेख 122 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार। विद्वत और सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, जबकि समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब आगे देखते हैं। इस काल में राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी
और इस मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या होती थी 12 और इन्हें सम्मिलित रूप से मंत्री परिषद के सदस्यों को रत्निन कहा जाता था, क्योंकि ये अपनी अंगुली में एक विशेष प्रकार का रत्न धारण करते थे, इसलिए इनको रत्निन कहा जाता था। तो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 और इन्हें क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। दूसरा देखते हैं, ऋग्वेद काल में जो न्यायाधीश होते थे या वैदिक काल में जो न्यायाधीश होते थे, उन न्यायाधीशों को एक नाम दिया गया था पर्सन विनाक। तो वैदिक कालीन न्यायाधीश किस नाम से जाने जाते थे? पर्सन विनाक के नाम से जाना जाता था इनको। अब आगे की बात करते हैं। प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से एक कर दिया जाता था और इस कर का नाम था बलि, जिसका तात्पर्य होता था भेंट। तो प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से एक कर दिया जाता था जिसको बलि कहा जाता था, यानी भेंट, जो वस्तु के रूप में था। अनाज हो सकता है, घी, दूध, दही, सब्जियां, इस रूप में राजा को कर दिया जाता था जिसे बलि अथवा भेंट कहा जाता था। तो ये तो हुई ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। फिर दोहरा देता हूं कि ऋग्वेद काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, राजा निरंकुश नहीं था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए 3 संस्थाएं मौजूद थी, विदत सभा और समिति। राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 12 थी, जिन्हें रत्निन कहा जाता था, तथा राजा को प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से बलि नाम का कर दिया जाता था, अर्थात भेंट, जो वस्तु के रूप में विद्यमान थी। अब दूसरी स्थिति जो है वो अपन ने ली थी सामाजिक स्थिति। तो अब अपन बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की। और ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक स्थिति है उसमें देखिए, सबसे पहले तो अपन ने बात यही कही थी, विशेषताओं के दौरान भी लिया था, कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थात वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। पिता के रूप में वयोवृद्ध पुरुष समाज का अथवा परिवार का मुखिया होता था। दूसरी बात, संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी। तीसरी बात, महिलाओं की स्थिति अत्यंत संतोषजनक थी। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि कुप्रथाएं विद्यमान नहीं थी। पुत्र और पुत्रियां समान रूप से परिवार में सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करते थे। पुत्र की भांति पुत्रियां भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। पुत्र की ही भांति पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। इस काल में अनेक विदुषी महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं और ऋग्वैदिक कालीन जो विदुषी महिलाएं थी, उन विदुषी महिलाओं के नाम है PSLVG, पोलेमी,
सची, लोपामुद्रा, विश्वारा, घोषा, अपाला, अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अनेक वैदिक ऋचाओं की रचना की है। दूसरा, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को एमाजू कहा जाता था तथा आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली ब्रह्मचारिणी कहलाती थी। विवाह के अवसर पर पिता की तरफ से कन्या को जो भेंट दी जाती थी वो वहतू कहलाती थी। हालांकि सांकेतिक रूप में सती प्रथा विद्यमान थी, सांकेतिक रूप में प्राप्त होती है, केवल सांकेतिक रूप में सती प्रथा विद्यमान थी। समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के अतिरिक्त नियोग प्रथा प्रचलित थी। अनुलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की, प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का, और नियोग प्रथा वह स्त्री जो निसंतान होने की स्थिति में विधवा हो जाती थी, वो अपने निकटतम संबंधी अथवा उत्तम कुल के पुरुष के साथ तब तक रह सकती थी जब तक उसको पुत्र प्राप्ति ना हो जाए। ये नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। बाकी समाज में रहन सहन, वस्त्र आभूषण, 3 प्रकार के वस्त्र, वास, अधिवास और नीवी प्रचलित थी। खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रचलन में थे। तो दोस्तों, यह हुई ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि हमारी अभिनव क्लासेज की यूट्यूब क्लासेज आपको पसंद आई होगी। अभिनव क्लासेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन आर्थिक और धार्मिक स्थिति। नमस्कार।